अस्सलाम वालेकुम। AB न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म और फ़लस्तीनी सदर को टेलीफोन। अरब मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू से गजा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नए वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने कहा है कि इसराइल की शुमाली सरहद की सूरत हाल बाइस से तशवीश है। खबर दे रहे हैं आपको, नए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म और फ़लस्तीनी सदर को टेलीफोन। इसराइल की शुमाली सरहद की सूरत हाल बाइस से तशवीश है। उन्होंने कहा कि 9 मुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म और फ़लस्तीनी सदर को टेलीफोन। उन्होंने कहा कि स्टार्मर ने नेतन्याहू से गजा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की नई फरमाइश, जंगबंदी मुआहदा इसराइल को जंगी मकासद पूरे करने की इजाज़त होनी चाहिए। नेतन्याहू ने कहा, जंगबंदी मुआहदे में इसराइल को अपने जंगी मकासद पूरे करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि मुआहदे के तहत हमास को मिस्री सरहद से असला स्मगलिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मुआहदे में लिखा जाए कि मुसल्लह अस्करियत पसंद शुमाली गजा नहीं वापस आएंगे। उन्होंने कहा, आपको खबर दे रहे हैं, मुआहदे में लिखा जाए कि मुसल्लह अस्करियत पसंद शुमाली गजा में वापस नहीं आएंगे। खबर शामिल करें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। जिला कुरंगी में 24 घंटों के दौरान 5 पुलिस मुकाबले हुए। कुरंगी जमान टाउन पुलिस का डाकुओं से फायरिंग का तबादला। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार डाकू से असला और मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम का दूसरा साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया। कुरंगी सनती एरिया में पुलिस का डाकुओं से फायरिंग का तबादला। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान 3 डाकू गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार डाकू से असला और छीने हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इसरार मुगीरी से। जी इसरार, क्या मजीद तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, कराची कोरंगी जमान टाउन पुलिस का डाकुओं से फायरिंग का तबादला हुआ है। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि गिरफ्तार डाकू से असला और पिस्तौल के अलावा मोबाइल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम का दूसरा साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हुआ। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त इस्माइल वलद अबू कलाम के नाम से हुई, जबकि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में दूसरा मुकाबला कोरंगी सनती एरिया पुलिस का डाकुओं से फायरिंग का तबादला हुआ, जहां पर भी पुलिस की जवाबी फायरिंग से डाकू जख्मी समेत 3 डाकू जो है वो गिरफ्तार किए। गिरफ्तार डाकुओं से असला और छीनी गई रकम भी बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजमान में जख्मी सैफुल्ला और दीगर शाहनवाज और काशिफ शामिल हैं और गिरफ्तार जख्मी डाकुओं को करीबी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। और कोरंगी जिले में जो तीसरा मुकाबला हुआ वो जमान टाउन तस्वीर महल चौकी का पुलिस का डाकुओं से फायरिंग का तबादला हुआ और कोरंगी पुलिस पर फायरिंग करने वाला डाकू जवाबी फायरिंग से हलाक हुआ और 2 डाकू कोस्ट गार्ड चौरंगी से करीब शहरी से लूटमार कर रहे थे, जहां पर भी पुलिस मौके पर पहुंची और फायरिंग के तबादले में एक डाकू को हलाक किया और दूसरा पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हुआ। जिला कोरंगी में 24 घंटों के दौरान 5 पुलिस मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए और 3 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया है। ये गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरंगी पुलिस के ये 5 जो है डाकुओं से जो है फायरिंग के तबादले हुए, जिनमें जख्मी हालत में डाकुओं को गिरफ्तार किया गया है। बहुत शुक्रिया इसरार मुगीरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, उकाड़ा में रनाला खुर्द थाने की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए, 3 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुसल्लह डाकुओं ने पुलिस को देखते ही मुख्तलिफ इतराफ से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू को अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए। गिरफ्तार डाकुओं से मोटरसाइकिल, नकदी और असला बरामद कर लिया गया। फरार डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। कराची से खबर शामिल करें, कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग। डीएसपी सीटीडी अली रजा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड समेत शहीद हो गए। कराची के इलाके करीमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग के सीटीडी डीएसपी अली रजा सिक्योरिटी गार्ड समेत शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने डीएसपी सीटीडी को करीमाबाद के करीब फायरिंग का निशाना बनाया, जिससे वो गार्ड समेत जख्मी हो गए। अब्बास शहीद अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही थी, जहां डीएसपी सीटीडी दम तोड़ गए। सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मों की ताब ना ला सका। पुलिस के मुताबिक जाय वकुआ से 9mm की गोलियों के 11 खुल मिले हैं। रेस्क्यू जरा के मुताबिक डीएसपी अली रजा के सर में गोली लगी, जो उन जानलेवा साबित हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए डीआईजी, सीटीडी और एसएसपी सेंट्रल से रिपोर्ट तलब कर ली है।
کراچی کے علاقے گلشن حدید میں سائرہ نامی خاتون کی مبینہ مقابلے میں فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاکت کے خلاف جاری احتجاجی دھرنا 28 گھنٹے بعد ختم کر دیا گیا۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ بھی ہوئی۔ فائرنگ اور لاٹھی چارج میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی اسٹیل ٹاؤن میں سائرہ نامی خاتون کی مبینہ پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاکت۔ واقعے کے خلاف نیشنل ہائی وے پر لواحقین اور اہل علاقہ کا احتجاج 28 گھنٹے سے جاری رہنے کے بعد ختم کر دیا گیا۔ مقتولہ سائرہ کے بھائی یعقوب سمو کی سربراہی میں مظاہرین کے وفد نے ڈی آئی جی ایسٹ اسفر محسر سے ملاقات کی ہے، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ ان کے وکیل نے کہا پولیس ہماری خواہش پر ایف آئی آر نہ درج کر کے اپنی بیٹی بھائیوں کو بچا رہی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ہمارا لائے عمل ہوگا، سی ایم ہاؤس کے آگے دھرنا دیں گے اور جو بھی عدالتی چارہ ہے وہ بھی اٹھائیں گے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے انصاف لینے کے لیے۔ پولیس کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو قاتل ہیں ان کو سپورٹ کرنا مطلب قتل میں برابر کے شریک ہیں۔ ڈی آئی جی ایسٹ غلام اسفر محسر کا کہنا تھا کہ یہ حادثاتی واقعہ ہے، جوڈیشل انکوائری کے لیے تیار ہیں، اہل خانہ اپنی مرضی سے انکوائری کرائیں، پولیس نے غلطی کی ہے تو پولیس والے اندر جائیں گے۔ میں ایز اے ڈی آئی جی میرا پولیس ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ آف سندھ ان کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شریک کے حصے دار ہیں۔ میں نے ان کو آفر دی ہے کہ ہم اس کی جوڈیشل انکوائری کروا لیتے۔ اگر پولیس والوں نے یہ کیا ہے تو پولیس والے جیل بھی جائیں گے اور 302 فیس کریں گے۔ مقتولہ کے لواحقین کی جانب سے احتجاج ختم کرنے کے اعلان کے بعد قومی شاہراہ کے دونوں ٹریکس ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے، جس کے بعد ٹریفک رواں دواں ہو گئی۔ خبر شامل کریں نوشیر و فیروز کے نواحی گاؤں فوٹو راجپر میں ملزم طیب راجپر نے علاج کے پیسے نہ ہونے پر 15 دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ ایس ایس پی نوشیر و فیروز کے حکم پر ٹھارو شرح اور کنڈویار پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم طیب عرف مچھر راجپور کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے اعتراف جرم کر لیا اور دفن کی گئی 15 دن کی بچی کی قبر کی نشاندہی کی۔ پولیس نے قبر کشائی کر کے بچی کی لاش کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی پورٹ ٹرسٹ آمد۔ وزیر اعظم نے کہا بندرگاہوں میں جدید نظام سے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کو بندرگاہوں، نیشنل فلیگ کیریئر پاکستان، نیشنل شپنگ کارپوریشن پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان جغرافیائی اعتبار سے خطے میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ بندرگاہوں میں جدید نظام سے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قازقستان میں روسی صدر وسط ایشیائی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے سمندری تجارت کا موزوں راستہ فراہم کرتا ہے۔ وسط ایشیائی ریاستوں نے پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال میں دلچسپی دکھائی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے سندھ حکومت صوبے میں صحت کی بہترین سہولیات فراہم کر رہی ہے، صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ نوجوان ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں، ہماری آبادی کا نصف سے زائد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ صحت کے شعبے میں ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے نیک کام میں حصہ ڈالا ان کا شکر گزار ہوں۔ انڈس ہسپتال نے صحت کے حوالے سے ہماری بہت مدد کی۔ صحت کے شعبے میں خدمات کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں ممکنہ بارشوں کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور واسا کو متحرک رہنے کا حکم دیا۔ اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر حفاظتی اور ضروری اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور میں پانی کی بروقت اخراجات کے لیے واسا کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ بارشوں کے پانی کے نکاس تک متعلقہ افسران فیلڈ میں موجود رہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کسی سڑک پر بارش کا پانی زیادہ دیر تک جمع نہیں ہونا چاہیے۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے کی ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، اس سے ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ارکان اسمبلی ممکنہ سیلابی صورتحال میں ریسکیو اور ریلیف کے کاموں کی مؤثر نگرانی کریں۔ پنجاب حکومت اور تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات کے عالمی شہرت یافتہ ماہر سر مائیکل باربر نے درمیان مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ سینئر وزیر پنجاب نے وفد کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے تعلیم، نوجوان کی ہنرمندی، ماحولیات سمیت گورننس کے نظام میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر بریف کیا۔ اس موقع پر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا پہلی بار پسماندہ ترین اضلاع میں 20 ارب روپے سے سرکاری اسکولوں میں بچوں کے لیے کھانے اور دودھ کی فراہمی کا پروگرام شروع کیا گیا۔ پنجاب کی 10 یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات کو انٹرنیشنل اسکالرشپ پر پڑھائیں گے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا شہریوں کے ساتھ دیہات میں ماں اور بچے کے علاج کی جدید سہولیات
मुफ्त अदवियात और तशखीस और इलाज की जदीद मशीनरी भी फराहम की जाएगी। वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब की अवामी खिदमात, निज़ाम में बुनियादी तब्दीली के विजन और IT के इस्तेमाल के मंसूबों को सराहा गया। पाकिस्तान आर्मी का K2 बेस कैंप से कामयाब रेस्क्यू मिशन। बैनुल-अक़वामी सतह पर नामवर पाकिस्तानी कोहिपेमा समीना बेग को बिगड़ती सेहत के पेश नज़र K2 बेस कैंप से रेस्क्यू कर लिया गया। नामवर पाकिस्तानी कोहिपेमा समीना बेग बैनुल-अक़वामी सतह की K2 एक्सपेडिशन का हिस्सा थी। समीना बेग एक्सपेडिशन में पाकिस्तान और इटली के कोहिपेमाओं की मुश्तरका टीम का हिस्सा थीं। समीना बेग को 5 जुलाई 2024 को सेहत की संगीन हालत के पेश नज़र कोहिपेमा मिशन छोड़ना पड़ा। इब्तदाई तौर पर समीना बेग को K2 बेस कैंप मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें घोड़े पर वापस स्कूली ले जाया गया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन की रेस्क्यू के लिए तमाम तैयार फ्लाइट मौसम की खराबी की वजह से मुमकिन ना हो सकी। समीना बेग को स्कूली से बजरिया सड़क मुंतकिल करना शुरू किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी का ANF हेडक्वार्टर का दौरा। मोहसिन नकवी ने ANF हेडक्वार्टर में यादगार शहदा पर हाजिरी देकर फूल चढ़ाए। वफाकी वज़ीर दाखिला इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ANF हेडक्वार्टर में अहम इजलास में नई नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का फैसला किया गया और उसके लिए जामिया प्लान तलब किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हॉस्टल्स में मंशियात खसूसन आइस की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भरपूर कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करें, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पुलिस का छापा। घर पर ना होने के बायस उमर अयूब गिरफ्तारी से बच निकले। छापा उमर अयूब की F10 की रिहाइशगाह पर मारा गया। उमर अयूब पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब थे। सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। घर पर छापे के बाद उमर अयूब ने कौमी असम्बली हुकाम से राब्ता किया और पुलिस छापे की शिकायत की। अपने ट्वीट में कहा, मियांवारी और इस्लामाबाद पुलिस की टीम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई। फॉर्म 47 की हुकूमत गिरफ्तारी के लिए बहुत बेचैन है। ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं। उमर अयूब के घर पुलिस का छापा, अपोजिशन लीडर का वीडियो पैगाम सामने आ गया। उमर अयूब का कहना है कि यह फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। वारंट सरगोदा पुलिस ने जारी किए हुए हैं, जो अदालत जाने पर जज साहब खत्म भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी मियांवाली इस्लामाबाद पुलिस ने छापा मारा। किसी भी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर आगाह करना होता है। बहैसियत अपोजिशन लीडर हुकूमत नहीं चाहती कि हम उनकी कारकर्दगी पर बात करें। सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक रूटीन में मेरे अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे, और जो कि जज साहब हमेशा ख़त्म भी कर देते होते हैं जब हाजिरी होती है। तो उस पे मियांवाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे इस्लामाबाद के रहायशगाह पे घर पे रेड किया अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि किसी भी टाइम किसी MNA को या अरेस्ट करना होता है तो सबसे पहले स्पीकर को इन्फॉर्म भी करना होता है। और बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन ये हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम लोग सच की बात करें, हकीकत की बात करें। मोहसिन नकवी और इन लोगों की 450 अरब रुपए के गंदम स्कैंडल की बात करें, बिजली की महंगाई की बात करें, अफराद ज़र की बात करें, महंगाई की बात करें, इनकी करप्शन की बात करें, इन्होंने अवाम का जो मैंडेट चुराया है उसकी बात करें। ये सारी चीज़ें, आवाज़ें ये कुचलने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर शामिल करें, शाहिद काकान अब्बासी ने कहा है, नवाज शरीफ मेरे बारे में जो कहेंगे मुझे कबूल है। हमेशा कहता आया हूं मेरे लीडर्स नवाज शरीफ रहे हैं। मरीम नवाज को पार्टी ओहदा मिलने का मेरे तहफ़्फ़ुज़ात से ताल्लुक नहीं। मसला तब शुरू हुआ जब नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया। खबर दे रहे हैं आपको, नवाज शरीफ मेरे बारे में जो कहेंगे मुझे कबूल है। नवाज शरीफ मेरे बारे में जो कहेंगे मुझे कबूल है। शाहिद काकान अब्बासी का बयान। हमेशा कहता आया हूं मेरे लीडर्स नवाज शरीफ रहे हैं। शाहिद काकान अब्बासी ने कहा, मरीम नवाज को पार्टी ओहदा मिलने का मेरे तहफ़्फ़ुज़ात से ताल्लुक नहीं। परवेज खटक ने कहा है, बानी PTI हों या कोई और, गवाही के लिए बुलाया गया तो हक की गवाही देंगे। साबिक वफाकी वज़ीर परवेज खटक का मजीद कहना था, जो मेरे सामने वाक़यात पेश आए सब बताने के लिए तैयार हूँ। अली अमीन भड़के मारते रहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी से ना पहले डरा हूँ और ना आगे डरूंगा। 2013 में अपनी मेहनत से हुकूमत बनाई थी, नैब के नोटिस मिलते आए हैं, कानून के मुताबिक मुकाबला किया। अली अमीन भी इस वक्त काबीना का हिस्सा थे, उनको भी गवाही देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा और इलाका है, कोई माई का लाल मुझे नहीं रोक सकता।
खबर शामिल करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने कहा है चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई से मुतल्लिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। तहरीरी या बाज जुबानी अदम एतमाद में कोई फर्क नहीं होता। कानूनी टीम फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस पर तहरीरी अदम एतमाद करना है या नहीं। बानी पीटीआई की इजाजत से बाहर निकलने की कॉल दी जाएगी। बानी पीटीआई ने एहतजाज की कोई डेडलाइन नहीं दी। आशूरा के बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज करेगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक अपीलों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अदहर रिजवी शामिल हैं। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा हैं। समाअत आज दोपहर 1 बजे होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत आज करेंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का सर्कुलर जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर्कुलर में कहा गया इस्लामाबाद इंतजामिया और IG पुलिस इंतजामी और सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए। अदालत में दाखिली एंट्री पास से मशरूत होगा। दरख्वास्त गुजार उनके 25 वकला और 30 साफियों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस, एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से सिर्फ एक लॉ अफसरान को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। हाई कोर्ट के मुलाजमीन और एहलकार अपना महकमाना कार्ड दिखाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। PTI उम्मीदवार आमिर मुगल, अली बुखारी और शोएब शाहीन ने मुबैना धांधली के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर रखा है। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ अवामी मार्च का इंदियाश। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इस्लामाबाद जलसे से मुतल्लिक अदालती फैसले का इंतजार किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो वज़ीर आला KP की क़यादत में अवाम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मार्च के लिए वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। PTI की अवामी ताकत ने जारी फॉर्म 47 हुकूमत और ऐवानों को हिलाकर रख दिया। PTI की तहरीक मुल्क में हकीकी मायनों में आईनी और जमहूरी क़याम तक जारी रहेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क से महंगाई, बदअमनी और बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए पुरअज़म दिखाई देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने खराब हालात का जिम्मेदार PTI को करार देते हुए कहा साबका हुकूमत ने IMF से सख्त शराइत पर कर्जा हासिल किया और फिर प्रोग्राम मुकम्मल करने से पहले ही मुआहदा तोड़ने की वजह से हमारी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है और खमियाजा आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हुकूमत को अंदाज़ा है कि महंगी बिजली और बेरोजगारी की वजह से अवाम मसाइल का शिकार हैं। हमारी हुकूमत मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी का खात्मा के लिए दम लेगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से दहशतगर्दी का मुस्तकबिल बुनियादों पर खात्मा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मुहर्रम अल हराम और मानसून बारिशों के लिए 1870 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि पुलिस को मुहर्रम अल हराम पर पुरअमन बनाने के लिए 162 मिलियन रुपए, PDMA को बारिशों से बचने और नुकसानात के ज़ाले के लिए 1250 मिलियन रुपए दिए गए हैं। मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में कमिश्नर कोहाट, हज़ारा और डेरा इस्माइल खान को 70 मिलियन जबकि रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा को 15.5 मिलियन रुपए जारी किए गए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का मजीद कहना था कि मानसून बारिशों के नुकसानात के लिए मुख्तलिफ अजला को 105.8 मिलियन और सैलाब से बचने के लिए 100 मिलियन रुपए दिए गए हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुशावरत जारी है, जल्द खुशखबरी देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिजली की ओवर बिलिंग पर अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने NFIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर दाखिला ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का इजाला करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। लेस्को हुकाम की ओवर बिलिंग पर FIA एंटी करप्शन सर्कल ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। पाकिस्तान में IPPs के मालकान और कंपनियों के नाम क्या हैं, हुकूमत से जवाब मांग लिया गया। अपोजिशन के रुकन असम्बली हुकूमत से IPPs से मुतल्लिक तफसीलात मांग ली। रुकन कौमी असम्बली उसामा हमजा ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में सवाल जमा करा दिया। जिन सवालों में IPPs के साथ मुआहदे किए गए उनकी फहरिस्त दी जाए या आया IPPs के साथ मुआहदों पर दोबारा गुफ्त शुनीद करने की गुंजाइश है, अगर नहीं तो वजूहात बताई जाएं। पाकिस्तान में IPPs के मालकान और कंपनियों के नाम क्या हैं?
हुकूमत की जानिब से उन सवालों के जवाब कौमी असम्बली के सामने पेश किए जाएं। बिजली की लोड शेडिंग से पेशावर की ताजिर बरादरी मुश्किलात का शिकार हैं। कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हुई हैं। मजीद देखते हैं पेशावर से इमरान खान की रिपोर्ट। पेशावर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, आम शहरियों के साथ साथ ताजिर भी परेशान, कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर होकर रह गई। शहरियों की जानिब से कहा गया है कि पीटीआई की हुकूमत को 5 माह हो गए, लेकिन वज़ीर आला केपी ने विफाक से बिजली की मसला पर बात नहीं की और न ही मसले का कोई हल निकल सका है। ये मार्केट का हाल है, आपके सामने है। कोई कस्टमर नहीं आ रहा, कुछ किसी को नजर नहीं आ रहा। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि भाई पंखा नहीं चला सकते, बल्ब नहीं जला सकते। अब सोलर किसी बेचारे के बस में होगा नहीं होगा। दुकानदारों का कहना है कि लोड शेडिंग से कारोबार बहुत मुतासिर हुए हैं। 2 घंटे बिजली होती है और फिर गायब हो जाती है, जिससे कारोबारी सरगर्मियां जारी रखना मुहाल हो चुका है। तो तकरीबन 2 घंटे बिजली होती है और 1 घंटे नहीं हो, लेकिन गांव में जो है ना 3 घंटे 4 घंटे नहीं होती। कारोबार खराब होता है, तो इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ करे। इस्तिताअत से बहुत ज्यादा बिजली बिल्स अदा करने के बावजूद शहरी मुसलसल बिजली से महरूम हैं। ये मसला फौरी हल करके कारोबारी सरगर्मियों को बहाल किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ इमरान खान, ABN न्यूज, पेशावर। नई हुकूमत को इक़्तिदार में आए 6 माह होने को लेकिन अवाम की मुश्किलात जूं की तूं। अशिया खुरनोश की कीमतें हुकूमत के कायम करदा सस्ते बाजारों में भी महंगे दामों फरोख्त होने लगीं। मजीद देखते हैं इस्लामाबाद से अदील अशरफ की ये रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सस्ता बाजार बना तो आवाम को रिलीफ देने के लिए था, लेकिन महंगाई ने सस्ते बाजारों को सिर्फ नाम की हद तक ही सस्ता किया। सब्जियों में आलू 5 किलो 446 रुपए, प्याज 500 रुपए का 5 किलो, अदरक 692 रुपए फी किलो और देसी लहसुन 352 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी आए रोज बढ़ते नरखों के बायस परेशान का शिकार नजर आने लगे। हुकूमत को देखें कि याशियाँ कर रही है और गरीब का कोई पूछ रहा है? कोई भी नहीं पूछ रहा। यहाँ पे भी आप देखें महंगाई इस कदर है। बाजार के हालात, ये जो सब्ज़ी नहीं है ये जहर फरोश हो रहा है। ये जो ना अमेरिका के एजेंट आके बैठे हुए हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, गरीबों के गले में फंदा डाल दिया, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि गोश्त और मुर्गी तो उनकी कुव्वते खरीद से पहले ही बाहर हो चुका है, लेकिन अब जो सब्जी की कीमतों में इजाफा किया गया है उसे देखकर ऐसा लगता है हुकूमत वो भी उनसे छीनना चाहती है। हुकूमत वक्त से अगर महंगाई को कुछ हद तक कंट्रोल करे तो अवाम अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से गुजार सकेंगे। कैमरामैन बाबर बट के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज, इस्लामाबाद। रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी मंजरनामे का। चीन में हवा के बगोले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हवा के भगोले ने मशरकी चीन के एक टाउन में तबाही मचाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हवा के भगोले की वजह से 5 अफराद हलाक और 100 के करीब जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके अलावा ताकतवर भगोले ने दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, जबकि घरों की छतें भी हवा में उड़ा दी। तेज हवाओं के बाइस 2800 से ज्यादा घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड से चौथी मरतबा लेबर पार्टी के टिकट पर मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब होने वाले पाकिस्तानी निजात बैरिस्टर इमरान हुसैन की कामयाबी पर मुबारकबाद देने वाले अहबाब का तांता बंधा गया। इमरान हुसैन ने कहा कि मेरी कामयाबी अल्लाह ताला का मुझ पर खसूसी इनाम है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ ABN लंदन चौधरी तबरेज़ वोरा। लेबर पार्टी के इमरान हुसैन दूसरी तीसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं और इस वक्त तो इनको बड़ी तादाद में लोग मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि फ़लस्तीन के सफ़ीर खसूसी तौर पर यहाँ पर तशरीफ लाए और इनको मुबारकबाद दी इनकी। आई थिंक अगेन मैं सब अल्लाह ताला का करम है। 3rd दफ़ा नहीं, एक्चुअली 4th दफ़ा मैं कामयाब हुआ हूँ और बारी अक्सरियत से एक बार फिर लोगों ने जो प्यार और मोहब्बत मुझे दिया है, सच्ची बात है, आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड विद द लव एंड सपोर्ट ऑफ द पीपल और आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग द मोस्ट एक्सेसिबल MP, द लाउडेस्ट वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस वेयरएवर दैट इज, पैलेस्टाइन, कश्मीर, रोहिंग्या। मैं हमेशा अपनी आवाज मैंने उठाई है और उठाता रहूंगा। इमरान हुसैन का ये कहना है कि मैं हमेशा की तरह इस दफा भी पार्लियामान में कश्मीर समेत फलस्तीन की जो मजलूम कौमें हैं उनके लिए आवाज जो है वो बुलंद करता रहूंगा। जी।
بلوچستان کے علاقے ڈھاڈر میں بارشیں، دریائے ناڑی، بولان، سیلابی صورتحال نے صوبے کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں بارشوں کے بعد ندیوں میں اونچے درجے کے سیلابی ریلوں کی آمد جاری ہے۔ انتظامیہ کے مطابق دریائے ناڑی بولان سے 46,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ شہر قائد کی پرانی عمارتوں میں رہائش پذیر شہریوں کے لیے نئی پریشانی، انتظامیہ نے پھر سے دوسرے مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی۔ مزید تفصیلات عبدالقدیر رانا کی اس رپورٹ میں۔ جائیں تو جائیں کہاں؟ شہر قائد کے باسیوں کو ہر روز نئی مشکل کا سامنا۔ مخدوش عمارتوں میں موت کے سائے تلے زندگی گزارنے والے افراد کے لیے نئی پریشانی سامنے آ گئی۔ انتظامیہ نے دوسرے مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر کی 570 عمارات کو خطرناک قرار دیا ہے۔ خطرناک قرار دی گئی کچھ عمارتیں قومی تاریخی ورثے میں بھی شامل ہیں۔ سب سے زیادہ مخدوش اور خطرناک عمارتوں کی تعداد کراچی کے ضلع جنوبی میں ہے، جہاں 448 عمارات کو غیر محفوظ قرار دیا گیا، جبکہ سب سے کم تعداد ضلع ویسٹ میں ہے، جہاں صرف 2 بلڈنگز کو خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ کراچی کے ضلع وسطی کی 66 عمارات، کیماڑی 23، کرنگی 14، ضلع شرقی 13 اور ضلع ملیر میں 4 عمارات مخدوش اور ناقابل رہائش قرار دی گئی ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حکام کے مطابق قیمتی انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کی خاطر ان عمارات کو فوری خالی کر دیا جائے، کیونکہ بارشوں میں پانی کے رساؤ کے سبب ان عمارات کے اچانک زمین بوس ہونے اور شارٹ سرکٹ کے باعث آتش زدگی کا خطرہ ہے۔ انسانی زندگیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انتظامیہ اور شہریوں کو مل کر جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالقدیر رانا، ABN نیوز۔